सही है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबकी पढ़ाई ठीक चल रही है? शुरू करें आज के सेशन को। तो कल हमने आप लोगों को लाइट के बारे में यानी कि प्रकाश के बारे में बताया था। तो उसी सेशन को अभी हम आगे बढ़ाएंगे और हम ये सोच रहे हैं कि प्रकाश को हम इसी क्लास में पूरा आप लोगों को पढ़ा दें, यानी कि पूरा प्रकाश का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ाकर ख़त्म कर दें। तो आप लोग डेली बने रहिएगा इसी तरह, और आप लोगों को क्लास डेली इसी टाइम पर मिलती रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही हम आप लोगों के प्रकाश के चैप्टर को आप लोगों को अच्छे तरह से समझाकर ख़त्म कर देंगे। तो कल आप लोगों को समझ आया था प्रकाश क्या था, बस उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। प्रकाश हम आप लोगों को कल बता चुके थे। आज हम आप लोगों को प्रकाश के जो गुणधर्म हैं वो कैसे कार्य करते हैं, किस दर्पण पर काम काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब बताएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। एक सेकंड, पेन चेंज कर लें। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर। आज हम आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। क्या होता है? समतल दर्पण कांच की प्लेट से काटा हुआ या काटा गया समतल भाग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए समतल दर्पण जो है कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु होती है तो उसके दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक इधर का पृष्ठ, एक इधर का पृष्ठ। तो मान लीजिए वो प्लेट है तो जाहिर सी बात है उसमें दो पृष्ठ अवश्य होंगे, एक दाहिना एक बायां, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जो भी आप समझिए। तो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया वह भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का वो एक पेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। मान लीजिए जब तक वो समतल दर्पण जो है कांच की प्लेट रहेगी तब तक तो वो समतल दर्पण नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो पारदर्शी माध्यम में रहेगी। ठीक है, मान लीजिए यही है आप लोगों का। अगर मान लीजिए यही प्लेट हम लोग काट रहे हैं समतल दर्पण की, यही प्लेट काट लिए, तो अगर इस पे हम लोग प्लेट पे ये क्या पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट नहीं लगाएंगे तो तब तक तो ये पारदर्शी रहेगी इधर से इधर। ठीक है, मतलब आप इधर से उधर देखेंगे, उधर से इधर देख पाएंगे। लेकिन इसीलिए हम इस पर क्या करते हैं? इस पर हम लोग क्या करते हैं? इस पर करते हैं हम लोग, देखिए इधर से हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से इस पर हम लोग पेंट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। जब हम पेंट लगा देते हैं तो वो पारदर्शी नहीं रह जाता है, क्योंकि वह तब अपारदर्शी हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अपारदर्शी मतलब जिसमें आप इधर से उधर नहीं देख पाएंगे, और जब तक वो पारदर्शी रहेगा तब तक आप इस साइड से उस साइड तक देख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उस पर लाल ऑक्साइड का, ठीक है, लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देंगे, जिससे कि वह इधर से उधर नहीं दिखता है। जैसे आप लोग अपने घरों में वो चेहरा देखने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते होंगे ना, कभी उसके पीछे आप लोग देखिए उस पर लाल आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। ठीक है, या फिर लाल आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहा है, या फिर व्हाइट कुछ लगा रहता है, ताकि वो पारदर्शी माध्यम खत्म हो जाए, वो अपारदर्शी हो जाए, जिससे कि वह रिफ्लेक्शन का काम करने लगे। ठीक है, इसीलिए हमारा चेहरा उसमें दिखता है। अगर वो लाल आयरन ऑक्साइड का लेप नहीं लगाया जाता तो उसमें हम अपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से देख नहीं पाते। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का काटा गया एक भाग होता है, जिस पर चांदी या पारे की पालिश करके, ठीक है, क्या है, जिस पर देखिए, जिस पर चांदी या पारे की पालिश करके उस पर लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जा सकता है, लगा दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, इसको इरेज कर दे। ठीक, समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। मान लीजिए समतल दर्पण है, उनमें आपको प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है।
तो एक समतल दर्पण रहेगा तो उससे तो प्रतिबिंबों की संख्या निकलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दो समतल दर्पण रख लिए गए, ठीक है, दो या और उससे अधिक, और उसके बीच में एक वस्तु रख दी गई, ठीक है, मान लीजिए यही है, यही मान लीजिए यही समतल दर्पण इस तरह रख दिया गया, दो ही ले लीजिए, एक ये वाला हो गया, एक दूसरा हो गया, और इसके बीच कोई वस्तु आप इसे रख दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इसी बीच के, अब इनके बीच जो वस्तु रखी गई है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये इनकी संख्या अगर हमको निकालनी है तो उसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं। क्या होता है, ठीक है, n इक्वल टू, एन क्या होता है, हमारी संख्या है, संख्या निकालने के लिए क्या है, संख्या है, ठीक। n इक्वल टू 360 बटे 360 अंश है, ठीक है। थीटा, थीटा मतलब कि वो ये वाला कोण रहेगा, ठीक है, मतलब दर्पणों के बीच, समतल दर्पणों के बीच में कितने अंश का कोण, कितने अंश के कोण पे वो रखे जा रहे हैं, उसी को हम थीटा रखेंगे। और -1 क्या है, -1, ठीक है। इसी फार्मूले से हम समतल दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तुओं की संख्या के प्रतिबिंबों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये तो विषम के लिए हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा, विषम के लिए है, विषम के लिए है। अगर हमको सम की जरूरत पड़े, मान लीजिए सम संख्या में अगर वो है, ये तो विषम संख्या के लिए हो गया, अगर सम संख्या के लिए हमको कोई फार्मूला यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से केवल ये जो -1 है इसी को हम लोग हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो केवल 360 बटे थीटा हो जाएगा, यही हमारा सम संख्याओं के लिए हो जाएगा। और पूरा अगर मिला देंगे 360 बटे थीटा -1, तो ये हमारा विषम संख्याओं के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, चलिए आगे चलें, ठीक है। देखिए प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बताया गया है, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। मान लीजिए समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण तो अकेले है नहीं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसमें क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, तो उसको हम आपको अच्छे से, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें, ठीक है, क्या है, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है, पॉइंट को हम आपको बताएंगे। तो समतल दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम आपको बताते हैं, क्या होते हैं। जैसे पहला है, ठीक है, पहला हमारा क्या है, रुकिए थोड़ा पेन को हम चेंज कर लें, पेन को हम कर लेते हैं, ये रेड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्या हो गया, ये पहला हमारा हो गया, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिए समतल दर्पण तो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे, सभी लोगों के घरों में समतल दर्पण होता भी है, क्योंकि वो सब डेली यूज में उसका यूज होता है, ठीक है, वो डेली यूज किया जाता है। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपना पूरा सर से लेकर पैर तक का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसको कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी, उसी के बारे में बताया गया है। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर जो है व्यक्ति है, अगर व्यक्ति मान लीजिए 5 फीट का है, ठीक है, 5 फीट का है, तो और वो अपना पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर सर तक का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसको कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी, तो उसको दर्पण की आवश्यकता कितनी होगी, उसके आधे, मान लीजिए 2.5 फीट, 2.5 फीट अगर वो मिरर ले लेता है तो उसमें अपना पूरा दर्पण, वो पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख पाएगा। तो उसके समझ आया आप लोगों को ये वाला, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा है प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। मान लीजिए जो प्रतिबिंब का आकार है और जो वस्तु का आकार, जो रियल वस्तु का आकार रहेगा और जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर रियल वस्तु है और उधर प्रतिबिंब दर्पण लगा है, तो उसमें प्रतिबिंब उसका बनेगा, तो जो वस्तु का आकार होगा वही जो प्रतिबिंब का आकार होगा, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा वो भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग आसानी से अपने फेस को देख पाते हैं। तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हो गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा शून्य होती है, ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी वो जो है अनंत होती है एवं शून्य होती है, मतलब कि
ठीक है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो अनंत होती है तथा शून्य भी होती है, मतलब कि सबसे कम भी होती है, शून्य भी होती है, और अनंत मतलब बहुत अधिक भी होती है। ठीक है, वो उसका जहाँ पर जैसा यूज होता है वैसा वहाँ पर उसकी फोकस दूरी होती है। ठीक है, समझ आप लोगों को? आगे चलें। यदि किसी समतल दर्पण की, ठीक है, यदि किसी समतल दर्पण की और आप v गति से जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण यहीं पे है, ठीक है, यही समतल दर्पण है, ठीक है, इस पे एक तरफ से लेप लगा दिया जाए, ठीक है, समतल दर्पण ये बन गया। आप अगर इधर से इसके तरफ v गति से, ठीक है, v गति से जा रहे हैं, गतिमान है, ठीक है, गतिमान है, तो गति कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की जो सापेक्षिक चाल होगी वो 2v होगी। मतलब अगर आप किसी दर्पण की तरफ आप v गति से जा रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आप किसी दर्पण की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जो मिरर में जो आपका आता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि उसमें भी चलता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, तो वो आपके जो गति है उसकी दोगुनी गति से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब दिखाया जाता है। तो क्या होता है, अगर आप दर्पण के सामने आप v गति से चलेंगे तो दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब है वो आपकी गति का दोगुना गति से चलेगा। ठीक है, समझ आप लोगों को? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, वो सब में, बोर्ड के एग्जाम में सब में पूछे जाते हैं। ये सब आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला और हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, यदि समतल दर्पण को, ठीक है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, ठीक है, यदि कोई समतल दर्पण है और उसे मान लीजिए समतल दर्पण है और इसे थीटा कोण पर इसे घुमा दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई समतल दर्पण है उसे थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है, तो उसमें जो परावर्तित किरण होगी, मान लीजिए उस पर कोई किरण डाली जा रही है और परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो वही जो परावर्तित किरण होगी वो क्या होगी, टू थीटा घूम जाएगी। ठीक है, अगर कोई किरण मान लीजिए इसी दर्पण पर डाली जा रही है, इस पर ऐसे डाली जा रही है और ये इधर से जा रही है, लेकिन अगर इसको मान लीजिए ऐसे ही एंगल में आप थीटा घुमा देते हैं, ठीक है, थीटा घुमा देते हैं, तो इसका जो ये परावर्तित किरण होगी ये जो है आपका क्या होगी, टू थीटा घूम जाएगी। क्या होगी, टू थीटा घूम जाएगी। ठीक है, समझ आप लोगों को यहाँ तक? चलिए आगे चलें। अब हमारा आ गया गोलीय दर्पण, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है हमारा गोलीय दर्पण? ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वह भाग होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले के, ठीक है, किसी खोखले गोले से एक काटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पालिश की जाती है। ठीक है, जब तक उस पर पालिश नहीं की जाएगी तब तक तो दर्पण होगा नहीं, तब तक तो पारदर्शी माध्यम रहेगा, क्योंकि अगर कांच है तो पारदर्शी माध्यम जरूर रहेगा। तो इस पर जब तक पालिश नहीं की जाएगी तब तक वो दर्पण बनेगा ही नहीं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले से कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तल पर, ठीक है, क्या दोनों तल पर नहीं, जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पालिश करके उस पर लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, उस पर लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हमारा ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मतलब वो पूरा गोल रहेगा। ठीक है, ऐसे 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 वो हमारा गोल रहेगा, गोलीय दर्पण हम इसी को कहते हैं। ठीक है, क्या होता है गोलीय दर्पण, समझ आप लोगों को? अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। पहला हमारा अवतल दर्पण। क्या हमारा पहला, ये हमारा पहला है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर पहला हमारा अवतल दर्पण। वह दर्पण, ठीक है, जिनमें परावर्तन दबी हुई ओर से होता है। ठीक है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन का जो प्रक्रिया होती है या परावर्तन का जो प्रोसेस होता है वह दबे हुए भाग से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में देखें तो ऐसा दर्पण जो किनारों पर मोटा होता है एवं बीच में पतला होता है। ठीक है, कैसा, ऐसा दर्पण जो किनारों पर मोटा होता है, ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए यहीं पर है तो ऐसे होगा, ठीक है,
और ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए बीच में पतला है ना, और यहाँ किनारों पे ये मोटा है। ठीक है, मान लीजिए किनारों पे उभरा हुआ है, तो ऐसा दर्पण जो किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि पतले मतलब बीच वाले भाग से जब परावर्तन होगा तो उसी को हम अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिखाया भी गया है। ठीक है, यही देखिए आपका अवतल दर्पण है, मतलब बीच वाले भाग से परावर्तन हो रहा है। इधर देखिए आप लोगों का ये पेंट लगा हुआ है। ठीक है, इधर से ये परावर्तन होगा। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा दर्पण जो है वो हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, वो हमारा उत्तल दर्पण है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग इसको याद रखिएगा कि दर्पण कितने प्रकार, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का एग्जाम में अच्छे से रोल होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह दर्पण जिनमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, वह दर्पण जिनमें परावर्तन की क्रिया जो है वो उभरे तल से होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। या दूसरे शब्दों में ऐसा दर्पण जो किनारों पर पतला होता है एवं बीच में मोटा होता है। ठीक है, जो किनारों पर जो आपका जो है पतला होगा और बीच में वो मोटा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब एकदम अवतल दर्पण का वो क्या है, एकदम अपोजिट है, क्योंकि वो बीच में पतला होता था और किनारों पर मोटा होता था। और उत्तल दर्पण हमारा क्या है, वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, इसमें क्या है, देखिए ये इसमें अंदर की तरफ पालिश को लगाया गया है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, पालिश को लगाया गया है और परावर्तन की क्रिया जो है इस साइड से हो रही है। आपकी क्या है, आपतित किरण, ये होगी आपकी परावर्तित किरण। कल आप लोगों को आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बारे में अच्छे से और अभिलंब के बारे में अच्छे से बताया गया था। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। अगर इसको ऐसे कर दें, देखिए इसका आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। देखिए बीच में मोटा हो गया ना इधर, और इधर देखिए पतला हो गया। तो ऐसा मिरर जो बीच में मोटा एवं किनारों पर पतला होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब मान लिए गोलीय दर्पण आप जान लिए, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार आप जान लिए कि गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक होता है पहला हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो आप लोगों को हम बताएंगे। उससे संबंधित कुछ टर्म्स है या कुछ परिभाषाएं हैं कि उसमें कौन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग बताएं, पहला हमारा क्या है पॉइंट, पहला हमारा पॉइंट है ध्रुव, क्या है, पोल, ध्रुव यानी कि पोल, पहला पॉइंट हमारा है ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो गोलीय दर्पण आपका है, ठीक है, जो गोलीय दर्पण आपका है उसके परावर्तक तल के, मान लीजिए एक तल तो परावर्तक रहेगा चमकदार और एक तल आपका पालिश किया रहेगा, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो बीच वाला पॉइंट होगा, सबसे बीच वाला पॉइंट, उसी को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम हमेशा पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम हमेशा पी से डिनोट करते हैं। मतलब अगर हमको ध्रुव को दिखाना है, ध्रुव को दिखाना है तो उसको हम केवल पी आसानी से लिख सकते हैं, तो हमारा ध्रुव का सिंबल हो जाएगा, यानी कि ध्रुव को हम बता रहे हैं। देखिए फिगर आप लोगों के सामने है, देखिए यही पर है ना आपका, यही देखिए जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहीं पे जो वो वो वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट जो आप वो दिखा रहे हैं ध्रुव, देखिए ये वाला ध्रुव लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसी को हम ध्रुव कहेंगे। मान लीजिए इसको हम पी से डिनोट करेंगे। आप लोग बस इसको देखते चलिए कि क्या है, यही हमारा है ना, यही हमारा दर्पण है, क्या हमारा ये है अवतल दर्पण, और सेम उसी तरह उत्तल दर्पण भी दिखाया गया है। दोनों में ध्रुव एक ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। तो आप लोग जानेंगे ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए दूसरा हमारा क्या है बच्चों, दूसरा टर्म हमारा क्या है, दूसरा टर्म हमारा वक्रता त्रिज्या, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या हमारा वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आप लोग तो ध्रुव के बारे में जान चुके और आप लोगों को फिगर भी दिखा चुके कि वो आप लोगों को, क्योंकि वो आप लोगों को भूले ना। अब हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई गोली दर्पण है, तो आप लोगों को बताया ना, गोली दर्पण किसी एक बड़े कांच के टुकड़े का, एक बड़े खोखले कांच के टुकड़े का भाग होता है। तो मान लीजिए जो दर्पण है, जो गोली दर्पण है, वो जिस खोखले गोले का भाग होता है कांच के गोले का, उसकी जो त्रिज्या होती है, मतलब इस खोखले गोले की, ठीक है, समझ आप लोगों को, ये जो खोखला गोला है इसकी जो त्रिज्या होगी उसी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझा? जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, वक्रता त्रिज्या क्या है, यही आपका देखिए जो, ठीक है, देखिए ये आप लोगों का सी जो पॉइंट दिखा रहा है ना, सी पॉइंट, ठीक है, यही जो देख रहे हैं ना, यही जो आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब थोड़ा सा 1 मिनट, आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आप लोगों की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यही दूरी हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्योंकि ये जो आपका ये जो मिरर कटा हुआ है ऐसे, ये वाला मिरर मान लीजिए ये तो कटा हुआ है, ठीक है, तो यही जो इसका जो ये भाग, मान लीजिए अगर ऐसे कल्पना आप लोग करिए तो ये भाग इसी तरह से खोखले गोले का होगा। ठीक है, तो आपको आपका जो रेडियस होगा यही वाला होगा, मान लीजिए यही वाला भाग आपका रेडियस होगा। तो क्या है वक्रता त्रिज्या, दर्पण गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। किसी का माइक शायद अनम्यूट है, आप लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, अंशु आपकी माइक शायद म्यूट है, अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे चलें बच्चों। ध्रुव हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गया। आप लोगों को अच्छे समझ आया कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यही जो आपकी दूरी है यही वाली, ठीक है, कौन सी, यही वाली जो आपकी दूरी है यही वाली, यही हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। जो गोली खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को हम गोली दर्पण की भी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारा है मुख्य अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव आप लोग याद रखिएगा अपने दिमाग में, एक इमेज रखिएगा, अभी आप लोगों को हम फिगर दिखाए थे तो वही इमेज आप लोगों को अपने दिमाग में रखिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण का, गोली दर्पण का ध्रुव, ठीक है, गोली दर्पण का यह आपका ध्रुव हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, यही गोली दर्पण का ध्रुव हो गया, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, यही जो हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, यही हमारा जो सी है, सेंटर है, सी, यही हमारा सेंटर है, वक्रता केंद्र है। इसके जो, इसको और ध्रुव को, ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, ठीक है, यही जो मिलाने वाली सरल रेखा है इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष भी कहेंगे। इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं और इसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझा आप लोगों को, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो सरल रेखा होती है उसी को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों को अच्छे से आप लोगों को मुख्य अक्ष, समझ आया आप लोगों को। चलिए आगे चलें, चलिए ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हमारा है, मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष, अभी मुख्य अक्ष आप लोगों को बताएं हम, याद रखिएगा अपने दिमाग में, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए इसमें दिखाया भी गया, अभी समझाते हैं आप लोगों को, पहले आप लोगों को डेफिनेशन बता दें। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन, ठीक है, क्या है, दर्पण से
परावर्तन, ठीक है, दर्पण से जो किरणें आ रही हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, क्या है, या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। समझ आया आप लोगों को? चलिए आप लोगों को फिगर में समझाते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मान लीजिए मुख्य अक्ष आप लोगों को बताया था ना, यही वाला, ठीक है, मुख्य अक्ष आप लोगों को ये वाला बताया था, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष है, ये ना आप लोगों को बताए थे। इसके समांतर देखिए ये सब जो चल रही है इसके समांतर ही है ना, ठीक है, ये सब आपकी इसके समांतर हैं, ठीक है, इसके समांतर चल रही हैं, ठीक है, यही हमारा देखिए मुख्य अक्ष है और ये जो हमारा है मुख्य फोकस है, क्या है, मुख्य फोकस है, क्या बच्चों, मुख्य फोकस, यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए ये वाली किरण आ रही है और यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, ठीक है, देखिए यहीं पे परावर्तन हो रहा है ना, इसका यहाँ पे देखिए परावर्तन हो रहा है और सेम उसी तरह देखिए इसका यहाँ पर परावर्तन हो रहा है और इसका यहाँ पर परावर्तन हो रहा है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दर्पण की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। देखिए ये सब कहाँ मिल रही हैं, ये सब देखिए यहाँ एफ पे मिल रही है ना, एफ मतलब मुख्य फोकस, एफ मतलब फोकस, यहीं पे मिल रही है सभी, देखिए ना आके ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। समझ आप लोगों को मुख्य फोकस क्या है? चलिए ये वाला आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस पीछे बन रहा है, ठीक है, उत्तल दर्पण में पीछे बन रहा है, यहाँ पे सामने बन रहा है। अब हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट, क्या है हमारा पांचवा पॉइंट, हमारा फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी यानी कि फोकस लेंथ। अब फोकस लेंथ के बारे में बता आप लोगों को, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव याद रखिए आप लोग, गोलीय दर्पण के ध्रुव है, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस अभी आप लोगों को बताए हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, क्या है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इमेज आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है इमेज आप लोगों को? चलिए देखिए क्या इसमें बताया गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, मान लीजिए ध्रुव आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और फोकस तक की दूरी, आपका फोकस क्या हो गया, आपका फोकस ये वाला हो गया, ठीक है, तो यही जो दूरी हमारी है, यही वाली जो दूरी हमारी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, दूरी यानी कि फोकस लेंथ, LENGTH, ठीक है, फोकस लेंथ कहेंगे। समझ आप लोग फोकस लेंथ क्या होता है, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, क्या है, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। देखिए इसे हम लोग एफ से हमेशा, देखिए यहाँ पे एफ से दिखाया गया ना, एफ से, ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ से दिखाया गया, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये वाला उत्तल दर्पण है आपका ये वाला उत्तल दर्पण, ये वाला अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है बच्चों, हमेशा जो है धनात्मक होती है, क्या होती है, ये वाली जो आपकी दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये वाली हमारी ये वाली दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है, और उसी के साथ साथ अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक, क्या होती है, ये वाला हमारा, ये वाला जो बताया गया है ये हमारा हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये हमारा ऋणात्मक, ये हमारा धनात्मक होगा, ये हमेशा मतलब सही रहता है, वो हमेशा के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा आप लोगों को और भी बता दें, इसमें देखिए मान लीजिए अगर फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करें तब बताते हैं आप लोगों को। अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको संबंध निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा फोकस दूरी हो गया, ये वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमको संबंध निकालना है तो एफ इक्वल टू, क्योंकि फोकस दूरी को एफ से, एफ इक्वल टू ये वाला आर हमारा त्रिज्या होगा तो r/2 होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा r/2 होगा। अगर फोकस दूरी मान लीजिए 5 मीटर हो रही है तो हमारा ये जो ये होगा
मतलब वक्रता फोकस दूरी जो हमारी होगी ये वाली क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर होगा। मतलब इनका संबंध यही है, आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में ये सब इन सब फार्मूले का यूज किया जाता है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि शायद छठवां पॉइंट है ये, अभिलंब है। क्या हमारा, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक है, गोलीय जो दर्पण है उसके किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या हमारी अभिलंब कहलाती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है बच्चों, हमारी अभिलंब कहलाती है। देखिए फिगर में दिखाया गया आपका अभिलंब क्या होता है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ठीक है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, वही कोई बिंदु ले लीजिए, किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा वक्रता केंद्र है, मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारा अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, गोलीय दर्पण है और इसमें जो भी रेखा इसमें मिलाई जाएगी, किसी भी बिंदु से जो भी वक्रता केंद्र से रेखा मिलाई जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, गोली दर्पण रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मिला दीजिए या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से कहीं से मिला दीजिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, समझ आप लोगों को, जैसे गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है बच्चों, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? चलिए आगे चलें। ठीक ठीक, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करके याद करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हमारा क्या है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गोली दर्पण है तो उससे प्रतिबिंब किस नियम से बनेगा, हर चीज के लिए एक नियम होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उसके लिए भी एक नियम है, आप लोग नियम से पढ़ाई करते होंगे, सुबह शाम दोपहर जो भी, आप लोग शाम में 2 घंटे या 4 घंटे, तो आप लोगों का एक नियम है ना। ठीक उसी प्रकार से गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के भी कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है आप लोगों को बताते हैं। जैसे पहला हमारा नियम क्या है, पहला नियम हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष के, देखिए इमेज दिखाया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, यही हमारा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मान लीजिए मुख्य, आप लोगों को याद है ना, देखिए एकदम आप लोगों को बार बार हम फिगर दिखा रहे थे ताकि आप लोगों को भूले ना। ठीक है, आप लोगों को याद है ना, ये वाला मुख्य अक्ष यही वाला हमारा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, समझ आ रहा है आप लोगों को, बार बार फिगर दिखा रहे हैं, आप लोग भूलिएगा मत, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट आप व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसी के समांतर जो है, ठीक है, इसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मान लीजिए इसके समांतर ये आ रही है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर होकर जाती हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, देखिए ये वाली जा रही है, ठीक है, यहीं से जा रही है ना, जाती हैं, या तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती हैं तथा वही उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और क्या है हमारा, अवतल दर्पण से जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली क्या है हमारी, ठीक है, ये वाली क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण दिखाया गया, ये हमारा, ये वाला क्या हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। पहला नियम आप लोगों को समझ आया, क्या है पहला नियम, क्या है दूसरा नियम, आप लोगों को समझ आ गया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम दिखाया गया है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है बच्चों, दूसरा नियम हमारा क्या है, देखिए दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, वक्रता केंद्र याद रखिएगा आप लोग,
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। समझ आया आप लोगों को? जो किरण, देखिए फिगर आप लोगों को दिखाया गया है चित्र में कि वक्रता केंद्र, ठीक है, क्या हमारा यही सेंटर है ना, सेंटर देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अगर यही जो हमारा, अगर इधर से कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर सीधी रेखा में जा रही है तो इसका परावर्तन जो होगा यहीं से भी, मान ली इधर से जा रही है तो यहीं से फिर तुरंत ये वापस भी इसी दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है दूसरा नियम हमारा परावर्तन का, क्या नियम है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से परावर्तन हुआ, उसके पश्चात वो ठीक उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तन का सेकंड नियम कहेंगे या सेकंड लॉ कहेंगे। समझ आया आप लोगों को? चलिए आगे चले। तीसरा नियम क्या है हमारा बच्चों? ये हमारा क्या है? थर्ड लॉ, गोलीय दर्पण से परावर्तन का थर्ड लॉ क्या है? अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें, ठीक है, अवतल दर्पण जो है उसके फोकस याद रखिएगा आप लोग। जब आप लोग फिगर देख के पढ़ेंगे ना ये वाले नियम तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। देखिए फिगर दिखाया गया है, जब लोग फिगर देख देख पढ़ेंगे तो अब आपको याद होगा और अच्छे से समझ आएगा, वरना समझ में ये नहीं आएगा। आप लोग ये फिगर एक ही जगह बना लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है, इसी से आप लोग पढ़िएगा आसानी से। तो क्या है थर्ड लॉ हमारा? अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें, ठीक है, क्या हमारा, देखिए यहाँ पे है, अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर की ओर से आने वाली किरणें, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से किरणें जा रही हैं और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से किरणें आ रही हैं, ठीक है। आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है, अगर वो जब परावर्तित हो रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ आया आप लोगों को? क्या हमारा थर्ड लॉ? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से की ओर से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। समझ आप लोगों को? जैसे यहाँ पे अगर किरणें आ रही हैं, क्या है, अवतल दर्पण के फोकस से, ठीक है, तो फोकस क्या हमारा यही है। अगर इसके समांतर कोई किरण आ रही है, ठीक है, देखिए ये आ रही है, और मान लीजिए इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी ये वाली जा रही है, ठीक है, जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? ये उसी रास्ते पे पुनः मुख्य अक्ष के समांतर ये वापस लौट जाती हैं, ठीक है, समांतर ये वापस क्या होता है? लौट जाती हैं, ठीक है। इसी को हम अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तन का तृतीय नियम कहते हैं। तो तीनों नियम आप लोगों को अच्छे समझ आ गया? बोलिए। ओके ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, हम आज अपने सेशन को यहीं तक रखेंगे।